एक बहुत बड़ी एक्स मिनिस्टर की टीम जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही थी। एक्स मिनिस्टर अच्छा नहीं लगता? कोई गल नहीं, नहीं, हो अच्छा रही नहीं थी ना, अब तो नहीं ना हो रही। मैं नहीं मुनासिब समझता ये बात, क्योंकि मैं उस वक्त कंटेनर पे था, मेरी मौजूदगी में सारी बात हुई। तो राज मेरा ख्याल है ये, अच्छा, अगर मैं मौजूद ना होता तो मैं नाम दे देता, क्योंकि उनको पता है कि मैं मौजूद था वहां पे। और ये आसिफ जरदारी ने आके दोबारा दड़बा रखा है और आके ब्रिटिश होम का चक्कर लगाया और फलाना चक्कर लगाया और सारे मामलात को हैंडल किया। अंदर से पीपल्स पार्टी को ये मालूम है कि उसका वर्कर नीचे से निकल गया। उसका वर्कर जो है वो किसी कीमत पर पार्टी की लीडरशिप का मसाइल ज्यादा लोग हैं। क्या बना है एमक्यूएम का? परसों चौथ भी इल्ताफ भाई का बड़ा लंबा फोन था। मैंने कहा भाई ये तो फैसला आपने करना है। आपको फोन किया था? मुझे किया था फोन। अच्छा, ठीक। कल भी बाबर गौरी का फोन आया, परसों चौथ भी आया। देखें, अवाम में पार्टी वही जिंदा रहेगी जो अवाम के साथ रहेगी। आपने क्या मशवरा दिया? मैंने तो यही कहा कि छोड़ो इनको, रोज रोज का। बल्कि कल फिर बाबर भाई का फोन आया। मैंने कहा भाई ये फैसला कर लो, 3 तलाकें दो, पक्की 3 तलाकें, सियासी तलाकें। कहते तो यही है आगे। अब मैं जब बात करता हूं अपने दोस्तों से, वो कहते हैं भाई तुम हर दफा ये कह रहे हो ये आखिरी तलाक है। मैंने कहा भाई एक दफा अल्ताफ भाई मुझे फोन कर दें कि 3 तलाकें पक्की हैं, कि हम पे हराम है पीपल्स पार्टी सियासत में। अल्ताफ हुसैन साहब ने आपसे क्या बात की? सारे इश्यूज पे बात की। देखिए, मेरा मतलब है सियासी हालात, उनका अलहदा होना पीपल्स पार्टी से, सारी बातें जो हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम में इल्ताफ भाई सुन रहे हो तो ये उनको पैगाम कहना चाहता हूं कि मैंने जिस बंदे से भी बात की है वो ये कहता है कि अब अगर दोबारा इन्होंने पीपल्स पार्टी से रुजू किया, शायद इनकी अपनी सियासत के लिए तो उनकी मजबूरियां हो, लेकिन कौमी सतह पे उनका इमेज जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। आपने ये बात अल्ताफ हुसैन साहब से कही? मैंने ये बात बाबर गौरी साहब से कही। अल्ताफ हुसैन साहब से क्या कहा? मैं अल्ताफ हुसैन साहब से कल बात करूंगा। आज मैं इमरान खान से बात कर लूं पहले, आपके इंटरव्यू के बाद जब ये जारी हो जाएगा फिर मैं इमरान खान से बात करूंगा, फिर रात को मैं इल्ताफ भाई से बात करूंगा। इमरान खान से क्या बात करेगी? मेरी तो पहले दिन से ख्वाहिश है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। पॉलिटिकल फोर्सेस लड़ती नहीं है आपस में। देखिए, मैं तो अब ऐसी बात कहूंगा कि वहां रोज मेरा दिल नहीं करता कि जब मेरे नीचे लोग मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नारा लगाते हैं। मैं उलमाए दीन का एहतराम करने वाला आदमी हूं, सारे पिंडी के उलमाए दीन से मेरा रिश्ता है, लेकिन फजलुर रहमान की वजह से फजलुर रहमान को तो फायदा पहुंचा, पर एक यूथ क्लास में दीन की सोच को नुकसान पहुंचा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद फिर मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं। ब्रेक आप 2 मिनट बाद ले लें बेशक जी। कि मैं तो फजलुर रहमान साहब की, मौलाना साहब की, खुद मौलाना साहब की ख्वाहिश पे और दुरानी साहब की ख्वाहिश पे इमरान खान से सुलह कराना चाहता था। मैं तो इस सोच का आदमी हूं, लेकिन अगले दिन फजलुर रहमान साहब ने तोप चला दी यहूदी तहजीब की। और कल परसों से जो उन्होंने बयान दिया इस धरने के बारे में कि ये मुजरे हो रहे हैं अपनी बेटियों और अपनी बहनों के बारे में, कौम की बेटियों और बहनों के बारे में, ये बयान मौलाना साहब को तो जेब नहीं देता। मुझे वो उसके भी खिलाफ हूं जो नारे स्टेज के नीचे लगते हैं मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की वजह से जितने दीन से मोहब्बत रखने वाले लोगों का दिल दुखा है, मेरा ख्याल है वो किसी और शख्स की वजह से नहीं दुखा। आपकी मोहब्बत बिल्कुल वाज़ेह है मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए, लेकिन एक चीज आप गोल कर गए कि इमरान खान से आप क्या बात करेंगे जो अल्ताफ भाई से आपने करनी है, उसके बाद क्या बात करेंगे। मैं दोबारा आता हूँ ब्रेक लेके, फिर वो जरा बताइएगा। जी शेख साहब, ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा वही बात करनी थी। ब्रेक से पहले जो आप बात नहीं कर सके प्रॉब्लली वो ये थी कि अल्ताफ हुसैन साहब से बात करने के बाद आपकी बात हुई है उनसे, ठीक है, दोबारा आप बात करेंगे अल्ताफ हुसैन साहब से या पहले इमरान खान से करेंगे फिर अल्ताफ हुसैन साहब से करेंगे, और क्या बात करेंगे? नाल चाय भी पिया दो मेरे ख्याल। चाय ले जी। गुजारिश ये है कि मसला तो अब इमरान खान साहब का ना जी। अच्छा। इल्ताफ हुसैन साहब ने तो पहले भी मुझे ये कहा था कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन की, हमारी वोटें सारी आपकी हैं। अच्छा। लेकिन कोर कमेटी, मुझे 4 वोटें चाहिए थी। अच्छा। वो कोर कमेटी ने मेरे हक में फैसला वहां नहीं हुआ, कोई बात नहीं ऐसा,
लेकिन जब इमरान खान साहब बीमार थे, मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन हो। लेकिन जाहिर है एक बड़ी पार्टी है, उनके अपने फैसले। क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? ये मैं आज इमरान खान साहब से बात करूंगा, वो फिर अपनी पार्टी में बात करेंगे। उसके बाद ही मैं अल्ताफ हुसैन साहब से बात करूंगा ना। अल्ताफ भाई से मेरी 2-3 बातें हो चुकी हैं और बाबर गौरी साहब से होती रहती हैं। देखिए, सियासत में कोई चीज आखिरी नहीं होती। सियासत में आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त, ये सियासत है। और इस सियासत के लिए बड़ा हौसला चाहिए, इसमें जिद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सो मुझे उम्मीद है कि देखते हैं कि क्या बात आगे बढ़ती है। लेकिन मैं लीडर ऑफ अपोजिशन का अब कैंडिडेट नहीं हूं कि 100-125 दिन के लिए मैं ऐसे ही, क्योंकि पहले मैं था। अब मैं समझता हूं कि खुर्शीद शाह का होना या ना होना कोई मसला नहीं करता। असल एमक्यूएम का फैसला यह होना है कि वो नवाज शरीफ के मसले में कहां खड़ी है। अगर नवाज शरीफ के मसले में वो रेजिग्नेशन के डिमांड में तैयार हो, फिर बात आगे चल सकती है, फिर बात आगे जा सकती है। यू मीन टू से कि अगर एमक्यूएम रेजिग्नेशंस देती है, नॉट रेजिग्नेशन देती है, रेजिग्नेशन नहीं हम डिमांड कर रहे हैं। इफ MQM demands the resignation of Nawaz Sharif. Okay, if MQM demands the resignation of Nawaz Sharif, खुद or supports this stand of Imran Khan. अच्छा, चले. So you want to build another pressure, but इसके साथ साथ आप कह रहे हैं जिद नहीं होती, जिद नहीं करनी चाहिए. Don't you think कि इधर जिद है और जिद के तौर पे बैठा जा रहा है यहाँ पे डी चौक में, और जो जिद है कि जब तक इमरान खान साहब जब कहते हैं जनाब कि जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा, यू थिंक दिस इज अ जिद? देखिए, 16 महीने तो कोशिश कर ली ना, 4 सीटों का मसला था, वही सारे चैं चैं कर रहे हैं। ये 4 चीखें हैं, इनके पास 4 चीखें हैं, साद रफीक, ख्वाजा आसफ, स्पीकर का मैं एहतरामन नाम नहीं लेना, चौथे लोग, ये सारे इस गन में मुलव्वस थे। अब उनके साथ नवाज शरीफ ने छेड़खानी नहीं कर सकता। सारे इलेक्शन का फड्डा डाल दिया, 4 को बचाते बचाते 342 सीटों को खतरे में डाल दिया। अब माजरत के साथ सारी कोशिश कर ली, जल से जुलूस। 3 साल के लिए तो हुकूमत तैयार है जी कि 3 साल के इलेक्शन पे आ जाएं आप। लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत के सेटअप में देखें, 18वीं तरमीम ने बड़े मसले पैदा कर दिए हैं। 18वीं तरमीम के बाद 10 साल राना साहब पीपल्स पार्टी ने सिंध में लगा लिए हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने पंजाब में लगा लिए। 10 साल। और मरकज में क्या है जी, बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, प्रोटोकॉल यहां तो रखा गया है। मरकज जो है सवाए प्रोटोकॉल ड्यूटी के और रिसेप्शन के और सी ऑफ करने के, असल ताकत तो सूबों के पास चलेगी। सूबों में जो उधम मचा है कि मेट्रो बस सर्विस टाइप की और नंदीपुर टाइप की चीजें तबाह बर्बाद कर दी है, और ये समझते कहते हैं जी हमें तो 14, आप बाबा 10 साल से बरसरे इख्तिदार हैं, 10 साल से पीपल्स पार्टी, और दोनों आपस में एक हैं। इसलिए आप देखें कि आसिफ जरदारी ने इमरान खान को हिट किया, उससे पहले खुर्शीद शाह साहब ने जो महाजर को गाली दी, मैं नहीं समझता कि खुर्शीद शाह छठा बैरी बेड़ा है जनाब। देखें ना उसका सारा सियासी सेटअप देखें कि उसके मुंह से वैसे ही निकल गई और माफी मांग ली। ये सारा सेट पैटर्न है, ये सारा बल्दियाती इलेक्शन की तरफ ये मुल्क जा रहा है। ये भी मैं आपको खबर देना चाहता हूं, मुल्क अनकरीब बल्दियाती इलेक्शंस की तरफ जाना चाहता, ताकि नए इलेक्शन का प्रेशर डिफ्यूज करने के लिए पहले बल्दियाती इलेक्शन करा दिए जाए। अच्छा, मेरे ख्याल में आप जो दरमियान वाले रास्ते की बात कर रहे हैं, वो दरमियान वाला रास्ता निकलता क्या है? आप इमरान खान साहब को बताना चाह रहे हैं कि जनाब दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए? मैं ये चाहता हूं कि अपोजिशन, देखें ना, जो काम इमरान खान को करना चाहिए था और हमें करना चाहिए था कि भाई हमारी इन अपोजिशन की पार्टियों से जाती कोई लड़ाई नहीं है। ये सारे इस बात पे तो एग्री हैं कि ये इलेक्शन धांधली के हुए हैं। कोई एक पार्लिमानी लीडर ये नहीं कह रहा कि ये इलेक्शन फेयर हुए। नहीं, दरमियानी रास्ता क्या निकलवाना चाहते हैं आप इमरान खान के लिए? देखिए, पहले तो मैं चाहता हूं एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। देखिए ना, एक इमरान खान ने बहुत बड़े तरीके इंसाफ ने वोट लिए, उनकी पार्टी के अंदर आवाज है कि ऐसा ना हो। 9 लाख के करीब उन्होंने वोट लिए कराची शहर से, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है, और अगले इलेक्शन में वो बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती।
ऐसे आलम में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिससे देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तो इस चीज की भी इमरान खान फुल एश्योरेंस मांगेगा ना कि ये दोबारा वापस अबाउट टर्न नहीं लगा लेंगे। क्योंकि जब मेरा मसला था, जब मुझे इन्होंने कहा कि आपको वोटें देते हैं, तो मुझे यही पार्टी ने कहा कि ये हमें इस्तेमाल करेंगे, बाद में ये मरकज में वजारतें शजारतें ले लेंगे। देखें, जो तरीके इंसाफ का मसला था उस वक्त, वो जो सोच उस वक्त थी कि भाई ये सूबों से जान छुड़ा के मरकज में वजारतें लेने की सियासत करेंगे, ये उनकी सोच थी। लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि आज तक मेरा ख्याल है अल्ताफ भाई ने जो बात मुझ तक की है वो उसका तो पैरा दिया है उन्होंने। ये बात अगर एक अंडरस्टैंडिंग की पैदा हो सकती है तो वो मुल्क और कौम के मफाद में होनी चाहिए, किसी की जात और पार्टी की मफाद में नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद वापस आते हैं जी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब, मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आपकी बातें सुन ली है। तहरीक अदम एतमाद जो मौखर होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, ये मेरे ख्याल में इसीलिए आप बोल रहे थे। उनके पास बंदे पूरे हैं। लियाकत खटक, उसके छोटे भाई परवेज खटक से मेरी कल बात हुई थी कंटेनर पे। वो कह रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये ऐसे ही मौखर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अंदर से तो फजलुर रहमान से सब चाहते हैं कि वहां अदम एतमाद हो। लेकिन अगर अब केपीके में कोई अनकरीब इलेक्शन हुआ तो झाड़ू फेर देगी पीटीआई। ये इनको गलतफहमी है, सब लोगों को ये इनको गलतफहमी है। मैंने ईद के दिन जितनी बड़ी तादाद में केपीके की पार्टिसिपेशन देखी है, आप तो सबर नहीं कर सके। मैं आधा घंटा मैंने अलग टेंट लगाया था लाल वैली का, अवामी मुस्लिम लीग का उधर, लेकिन 2-3 दफा गया हूं। जो 90% लोग थे वो केपीके से आए हुए थे ईद का जश्न मनाने के लिए। 90% लोग केपीके से आए हुए थे और अपना किराया लगा के आए हुए थे। देखिए, इनका दौर खत्म हो गया। ऐसे ही फिल इन दी ब्लैंक के प्रोग्राम कर रहे हैं। अमली तौर पर अब जो भी इत्तेहाद बने, जो भी ब्लॉक बने, इनका जो भी इत्तेहाद हो। और कल देखें, यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हम फैसला करेंगे कि नए इलेक्शन की तारीख क्या होगी। यानी पीपल्स पार्टी के अंदर भी सब अच्छा नहीं है सारे मसलों में। आपके ख्याल में यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है, आइंदा जब भी इलेक्शन होते हैं, क्या पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे या राजा साईं के पास जाएंगे सिंध में? मैं कुछ नहीं कह सकता। यूसुफ रजा गिलानी देखे ना, अव्वल तो उसके 3 बेटे, एक एफिडीन में आ गया, एक कत्ल में आ गया, दूसरा तालिबान ले गए। काफी मसाइल होंगे उसके, डेफिनेटली। और जहां तक पॉलिटिकल है, मुल्तान में बड़ी तब्दीली होगी जी। मुल्तान के जवेद हाशमी के इलेक्शन ने, 15 दिन के इलेक्शन ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी हैं। और जितना बड़ा समुंदर जलसा हुआ है वहां पीटीआई का, बल्कि मुझे तो ये कल ही मैंने इमरान खान साहब से कहा कि उनके जो पुराने कैंडिडेट हैं वो बड़ी नजर रखे हुए हैं कि इसको आने देना नहीं आने देना। वहां ये सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि जो पुराने लोग हैं कैंडिडेट उनके, वो नए आदमियों के रास्ते के लिए अपने बंद बांध रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि पीएमएलएन के अंदर तोड़फोड़ जारी है और पीपल्स पार्टी का वोट बहुत बड़ा टर्न ले चुका है पंजाब में। बहुत बड़ा पीपल्स पार्टी का वोट टुवर्ड्स इमरान खान टर्न ले चुका है। और वो किस नतीजे पे पहुंचता है, ये इसी साल फैसला होगा कि किस नतीजे। मैं दोबारा वो एक सवाल फिर दोबारा रिपीट करूंगा। क्या ये मुमकिन है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके साथ बकौल उनके क्लोज सर्कल्स के, उनके साथ ज्यादतियां हुई और वो ज्यादतियां राजा परवेज अशरफ के साथ नहीं हुई जो यूसुफ रजा गिलानी के साथ? मैं इसका शॉर्ट टर्म आइंदा आसफ जरदारी एक और चीज, आइंदा आने वाले इलेक्शन में जब भी कभी इलेक्शन आते हैं तो जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी में रहते हुए पीपल्स पार्टी को छोड़ के राजा साईं के पास कराची में बैठ के दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे तो नहीं इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि राजा साईं और नए पीर साहब पगाड़ा जो है उन्होंने उस बात को इतना आगे लेकर गए हैं। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो बहुत सख्त परेशान है और पार्टी की पॉलिसियों से सख्त नाला है। और ये सारे लोग खौफजदा हैं कि अगला इलेक्शन का साल है, अगला साल, तो उसमें उनके साथ क्या बीतेगी। कैंडिडेट तो एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन की तैयारी करता है। और यूसुफ रजा गिलानी की इस हद तक बात ठीक है कि आसफ जरदारी और यूसुफ रजा की वो लाइन और लेंथ नहीं थी। शायद कमिश्नरों का झगड़ा था या कोई और मसले थे,
क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी भी अपना हिस्सा पूरा लेते थे और आसिफ जरदारी को मलाई चाहिए होती है, बलाई नहीं चाहिए होती। तो वो फिर इस सूरत हाल में मैं समझता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी के जाने का आसिफ जरदारी को कोई दुख नहीं था। एक आखिरी चीज, सुप्रीम कोर्ट आइंदा आने वाले दिनों में, आप दरमियानी रास्ते की बातें कर रहे थे, क्या ये मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को रिलीफ दे किसी तरीके का?